दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनके आधार पर बताना है। देखिए इसमें जो संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। तो दोस्तों ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगर हम सही विकल्प या सही विकास क्रम को देखें तो सबसे पहले रस संप्रदाय आता है, उसके बाद अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति और सबसे लास्ट में औचित्य संप्रदाय आता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा इसको व्याख्या में आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। रस संप्रदाय दोस्तों विक्रम पूर्व द्वितीय शताब्दी से द्वितीय शताब्दी विक्रमी तक यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच आता है और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि रहे हैं। अलंकार संप्रदाय 6वीं शताब्दी में आता है, भामह इसके प्रवर्तक रहे हैं। रीति संप्रदाय 8वीं से या 8वीं शताब्दी में इसका प्रचलन रहा। वामन इसके महत्वपूर्ण प्रवर्तक के अंतर्गत शामिल हैं। ध्वनि संप्रदाय 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन इसके प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य भाग में रहा और इसके प्रवर्तक कुंतक। और औचित्य संप्रदाय दोस्तों 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहा है और क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक हैं। तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के या रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों वामन। वामन जो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो सही उत्तर है विशुद्ध सौंदर्यवादी। दोस्तों रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी रहा है और वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो याद रखिएगा रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम क्या है? तो सही क्रम है देखिए दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त आचार्यों का कालक्रम जो है अवरोही क्रम में इस प्रकार है, दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी हैं। दंडी की कृति काव्यादर्श, वामन की काव्य अलंकार सूत्र और मम्मट की काव्य प्रकाश और जगन्नाथ की कृति रस गंगाधर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या रीति को? तो सही उत्तर है अलंकार को दोस्तों काव्य का सर्वस्व कहा गया है। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। आचार्य भामह ने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हुए उसका विस्तृत विवेचन किया है। भामह के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकार विवेचना को और भी अधिक पुष्ट और विस्तृत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याधावेक्षणात् काव्य आज्ञा शिक्षाभ्यास इति हेतुस्य उद्भवे। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट या विश्वनाथ? तो सही उत्तर है मम्मट, ऑप्शन सी।
दोस्तों, काव्य के लिए ये पंक्तियां मम्मट द्वारा रचित हैं। मम्मट मूलतः ध्वनिवादी आचार्य हैं और काव्य प्रकाश मम्मट की प्रमुख रचना है, जो परवर्ती साहित्यकारों के लिए उपजीव्य ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, काव्य प्रकाश मम्मट की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगत युग्म को जो है सही युग्म जो है उसका चयन करना है। इसमें जो युग्म है आपके देखिए, सही युग्म आपका हो जाएगा कि काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन, ऑप्शन सी। दोस्तों, सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। काव्यालंकार सूत्र के जो रचनाकार हैं आचार्य वामन हैं, जबकि अन्य ग्रंथ काव्य प्रकाश आप जानते हैं मम्मट की रचना है, काव्यादर्श दंडी की और काव्यालंकार आचार्य भामह की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अदौशो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम, इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आचार्य हेमचंद्र। दोस्तों, आचार्य हेमचंद्र अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अदौशो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम, यानी दोषों से रहित गुण और अलंकारों से युक्त शब्द जो हैं वो काव्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, न ही रसादृशे कश्चिदर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? तो सही उत्तर है भरत मुनि। दोस्तों, भरत मुनि का कथन है, न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, यानी रस के बिना नाटक का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये कथन इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में कृतियां दी गई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मम्मट की रचना, याद रखिएगा, काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। जयदेव की दोस्तों चंद्रालोक जो है जयदेव की रचना है, और दंडी की काव्यादर्श है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा, पहले क का स, ख का अ, ग का ब और घ का द। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर आचार्य क्षेमेंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं, और इन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में काव्यात्मा के रूप में औचित्य को स्थापित किया है। आप देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, काव्य संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक भरत मुनि रहे हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के वामन हैं प्रवर्तक, और इनकी प्रमुख कृति काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन द्वारा प्रवर्तन किया गया ध्वन्यालोक इनकी प्रसिद्ध कृति है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक द्वारा, और वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रवर्तित किया गया औचित्य विचार चर्चा इनका प्रमुख ग्रंथ है। कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। दश रूपक के लेखक धनंजय, काव्य प्रकाश मम्मट, अलंकार सर्वस्व रूपय, और देखिए उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की, और रस गंगाधर ये जगन्नाथ द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो दोस्तों, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कुल 27 अंग निर्धारित किए हैं, जो कि विकल्पों में से कोई नहीं है। याद रखिएगा, आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है, जिनमें पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, सत्य, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद हैं। दोस्तों, आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर 28 माना है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 अंग निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? आपको बताना है। तो आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं।
अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर आनंदवर्धन ने। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा की खोज से हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु है काव्यास्य आत्मा ध्वनि, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं ध्वन्यालोक में उपलब्ध हैं। ध्वनि तत्व भी विरोधी भी भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल भट्ट, नायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य थे। ध्वनि की परंपरा आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी और अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर भी अनेक अलंकारों के लक्षणों अथवा उदाहरणों में स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से ध्वनि के संकेत मिल जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध हुआ। बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। ये कश्मीर के महाराज अवंती वर्मा के आश्रित कवि थे। दोस्तों, ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे देवी शतक, अर्जुन चरित्र, सविक्रम बाण लीला और विनिश्चय टीका, विवृत्ति और तत्वालोक। ये सभी आनंदवर्धन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो आप जानते हैं मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? तो उत्तर है आनंदवर्धन ने। दोस्तों, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का शब्द का प्रयोग सबसे पहले आनंदवर्धन ने किया है। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आपको बताना है, तो आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर नगेंद्र। हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस और साधारणीकरण पर गूढ़ शास्त्रीय विवेचन किया है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी और राजशेखर रीतिवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन ने। दोस्तों, आनंदवर्धन ने सबसे पहले ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि से उनका अभिप्राय कवि अनुभूति रूप कथ्य से है, जो वाचक शब्दों की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है या स्थापना है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क यानी रीजन है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थापना सही है, क्योंकि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विविध ललित कलाओं का समर्थन है। प्रस्तुत तर्क भी सही है, क्योंकि ये ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है आनंदवर्धन को, ऑप्शन ए। दोस्तों देखिए, आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प विकल्प ए दिया था, बाद में इसको सी मान लिया है। जबकि बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक संस्कृत आलोचना 1957 संस्करण में स्पष्ट लिखा है कि ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है आचार्य आनंदवर्धन को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये ध्वनि का लक्षण है, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है
कि जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौड़ बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। विद्वानों के द्वारा यह ध्वनि काव्य कहा गया है और ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले विद्वान विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है कि विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे है? आपको बताना है। अतिमानवीय पौराणिक पात्र, विज्ञान लेखन, प्रौद्योगिकी या यथार्थवाद से? तो सही उत्तर है मिथक या मिथ का संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्र से है। दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग क्या हैं? आप देखिए, धार्मिक मिथक, इसमें उपास्य देवों के स्वरूप से संबद्ध मिथक हैं और कर्मकांड संबंधी मिथक हैं। दूसरे प्राकृतिक मिथक हैं। मिथकीय चिंतकों में अगर आप देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, युंग, लेवी, स्ट्रास और फ्रायड आदि ये सभी मिथकीय चिंतक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामह, दंडी, रुद्रट अथवा आनंदवर्धन ने? तो सही उत्तर है आनंदवर्धन ने। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। रीति और गुणों से संबद्ध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्य शास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारंपरिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो गुणों को रस आश्रित मानने वाले विद्वान आनंदवर्धन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? देखिए, मम्मट, राजशेखर, आचार्य दंडी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आचार्य राजशेखर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति राजशेखर की युक्ति है और राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। और दोस्तों, इस प्रश्न को उच्चतर शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन देखिए, बामन, महिम भट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन। आपको बताना है सही उत्तर इसका क्या है दोस्तों, कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? तो सही उत्तर है आचार्य बामन ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन यह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य जो है दोस्तों वामन प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण वैदर्भी रीतिपरक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है। अर्थ गुणों में कवि की नूतन कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना कांति नाम से और अर्थ की प्रौढ़ता ओज नाम से स्वीकार की गई है। जब तक मन स्थिर होता तब तक पद का रखना और हटाना ही होता है। अलंकारों के विवेचन में भी वामन की दृष्टि में नवीनता मिलती है और वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्द अलंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। इसलिए स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो सही उत्तर है काव्यांग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास या प्रतिभा में से? तो सही उत्तर है प्रेरणा को। दोस्तों, आचार्य भामह ने काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने भी शब्द भेद से इन्हें ही स्वीकार किया है। रुद्रट और कुंतक ने भामह की प्रतिमा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया और राजशेखर ने शक्ति को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो सही उत्तर है रीति संप्रदाय से विशिष्ट पद रचना संबंधित है।
संघटना को रचना नाम से भी अभिहित किया गया है और वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। उनकी दृष्टि में विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। विशिष्ट का अर्थ गुणात्मकता, यानी पद रचना का वैशिष्ट उसकी गुणात्मकता पर निर्भर है। इस प्रकार गुणात्मक पद रचना का नाम रीति है। वामन ने रीति के वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 भेद किए हैं। ओज प्रसाद समग्र गुणों से युक्त रचना को वैदर्भी रीति, ओज और कांति गुणों से युक्त रचना गौड़ी और माधुर्य तथा सौकुमार्य से युक्त रचना को पांचाली रीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंब का काम क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंब का काम होता है काव्य को सजीव बनाना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ऐन्द्रियता होती है। यही वजह है सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के हो सकते हैं: दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श और स्वाद आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो सही उत्तर है क्षेमेंद्र। दोस्तों, भरत मुनि ने अपने नाट्य ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया, जो इस प्रकार है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। भरत मुनि के सूत्र इस प्रकार से हैं, आप देखिए कि भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद सिद्धांत, और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है, मीमांसा दर्शन इसका आधारिक दर्शन है। संकुक अनुमितिवाद सिद्धांत जो है व्याख्याकार हैं, अनुमिति निष्पत्ति का अर्थ है न्याय दर्शन आधारिक दर्शन है। भट्ट नायक ने भोगवाद या मुक्तिवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया, भुक्ति और सांख्य दर्शन इनका आधारिक दर्शन है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति निष्पत्ति का अर्थ है, और वेदांत दर्शन इनका आधारिक दर्शन है। आचार्य क्षेमेंद्र रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं माने गए हैं। रस सूत्र की व्याख्या 11 आचार्यों ने की है, जिसमें उपर्युक्त 4 ही हैं। भट्ट लोलट अपने सिद्धांत तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग करते हैं। संकुक रस सूत्र की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय का वर्णन करते हैं। और न्याय शास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट साहिस्त्री संस्था में 36 अध्याय हैं, जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 27 अध्याय दिए गए थे। वैसे नाट्य शास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा भट्ट लोलट ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का मत है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो ये हैं भट्ट नायक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? तो सही उत्तर है भट्ट नायक भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो सही उत्तर है सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का भुक्तिवाद दोस्तों सांख्य दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य संकुक का सिद्धांत कहलाता है क्या? तो ये अनुमितिवाद कहलाता है, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो ये हैं शंकुक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो सही उत्तर है शंकुक ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुमितिवादी स्वरूप है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है। तो सही उत्तर है शंकुक के, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत कैसा है। तो उत्तर है उत्पत्तिवाद जो है भट्ट लोलट का मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत उत्पत्तिवाद है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं। तो उत्तर ऑप्शन डी भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद सही है, शंकुक अनुमितिवाद सही है, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद ये आपका सही नहीं है, और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद ये सही सुमेलित है। तो आचार्य दोस्तों इसमें कहा गया है कि आचार्य मम्मट जो हैं ये भुक्तिवाद से संबंधित नहीं हैं, जबकि भुक्तिवाद से संबंधित जो आचार्य हैं वो भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है। तो आप जान लीजिए ये शंकुक की है चित्र तुरंग न्याय की मान्यता। दोस्तों भट्ट नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है। तो सही उत्तर है चित्र तुरंग न्याय की संकल्पना दोस्तों ये शंकुक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है। तो सही उत्तर है अनुमितिवाद से संबंधित है, जिसके प्रतिपादक आचार्य शंकुक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। आचार्य और उनके सिद्धांत। तो भट्ट लोलट का सिद्धांत दोस्तों उत्पत्तिवाद का है, शंकुक का अनुमितिवाद का है, भट्ट नायक ने दोस्तों भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया है, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आचार्य भट्ट नायक ने रस सिद्धांत में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। देखिए केशव, जयदेव, भामह या आनंदवर्धन। तो सही उत्तर है आनंदवर्धन दोस्तों अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं, जबकि केशव, भामह और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक है। भामह को अलंकारवाद का संस्थापक माना जाता है, इनका प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप देख सकते हैं कि किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य प्रयोजन जो है माना है। तो सही उत्तर है आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। वामन के अनुसार काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। और कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजन माना है, काव्यामृत सेनांत अस्मत् चमत्कारो वित्यंते, और रुद्रट ने युगांत स्थिर जगत व्यापी यश धन प्राप्ति विपत्ति नाश अलौकिक आनंद आप्त कामना धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन माना है। इन्होंने यश को विशेष महत्व दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो ये अनुमानवाद के नाम से जाना जाता है। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार पर निर्माण किया गया है वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं कि पूर्व सिद्ध अनुमान ही है। अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं होने पर वहाँ अग्नि का अनुमान किया जाता है, उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है। यानी कारण
अ, कारण ये है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। महिम भट्ट का कहना है कि इस प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यंग अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, यह उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है और जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है जिस प्रकार अग्नि। इस युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में अनुमान का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन हैं? तो सही उत्तर है भट्ट लोलट आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलट हैं। उनके अनुसार रसानुभूत अस्थायी भावों का ही परिवर्धित रूप है जो विभाव आदि से पुष्ट होकर अस्थायी भाव के उपचित होने पर प्रकट होती है, और रसानुभूति और लौकिक अनुभूति का भेद स्पष्ट न कर सकने के कारण लोलट का मत भ्रामक समझा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नाम आपको बताना है सही क्रम। तो सही उत्तर है भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनका सही क्रम है भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भट्ट नायक ने। दोस्तों, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक की है। वे रस क्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं जिन्होंने शब्द की तीन शक्तियां माना है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की थी? तो सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही है। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके अनुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, बल्कि उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को, वक्रोक्ति को, ध्वनि को या अलंकार को? तो सही उत्तर है रस को। रस को दोस्तों ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, और रस को ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, वेदांत स्पर्श शून्य इत्यादि कहा जाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आज का ये जो वीडियो हमने काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? ऑप्शन देखिए, भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन या अभिनव गुप्त। तो सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। दोस्तों, रस को केवल नाटक तत्व तक सीमित रखने का सबसे पहले विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हिंदी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे हम लोग जो है काव्य गुण, काव्य दोष आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।